हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने चैनल धनराज कुमार टीचर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की 6 नंबर की क्लास है और उसका हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। तो दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ता को जानना। तो दोस्तों, बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान का मेन काम है। शिक्षा मनोविज्ञान का काम है, शिक्षा मनोविज्ञान में यह कहती है कि आप जिस बालक को शिक्षा दे रहे हो तो उस बालक को पहले उसको जानो, उसकी आईक्यू कितनी है, उसकी जो बुद्धि है वो कितनी है। यानी उस बालक को जानकर ही फिर उसे शिक्षा देनी चाहिए। अगर मान लो दोस्तों ये एक बालक है तो इस बालक की पहले ये जानो कि इसकी बुद्धि कितनी है, ये एक सामान्य बालक है, ये प्रतिभाशाली बालक है, उसके बाद ही उसे शिक्षा देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बात कौन कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों? अपने जिस बालक को शिक्षा दे रहे हैं तो उस बालक के बारे में हमें पहले क्या होना चाहिए दोस्तों? कुछ जानकारी होनी चाहिए कि ये सामान्य बालक है या ये प्रतिभाशाली बालक है। फिर उसे अपने को क्या करना चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? विषय वस्तु का चयन करना। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में यह कहता है कि अगर हमारे पास जो बालक है उसे शिक्षा देने के लिए हमें विषय वस्तु का चयन है ना, उस बालक की जो बुद्धि है उस बालक की जो बुद्धि है ना उसके हिसाब से करना चाहिए। जैसे मान लो दोस्तों, अगर कोई सामान्य बालक है, अगर कोई ये प्रतिभाशाली बालक है, तो दोस्तों अगर सामान्य बालक है तो उसके लिए वैसी विषय वस्तु होनी चाहिए, सामान्य विषय वस्तु होनी चाहिए। अगर दोस्तों मान लो कोई बालक होशियार है तो उसके लिए जो ये प्रतिभाशाली विषय वस्तु होनी चाहिए, ताकि उसका मानसिक विकास और अच्छा हो सके, उसकी बौद्धिक विकास और अच्छा हो सके। अगर सामान्य बालक है तो सामान्य बालकों के लिए सामान्य सिलेबस होना चाहिए। अगर कोई विशेष बालक है तो उसके लिए विशेष वाला सिलेबस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना। बिल्कुल दोस्तों, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। शिक्षा मनोविज्ञान में यह कहती है कि आप इन बच्चों को पढ़ाने के लिए ये विधि काम में ले सकते हो। अगर ये प्रतिभाशाली बालक है तो इन बालकों को पढ़ाने के लिए आपको ये विधि काम में लेनी चाहिए। अगर ये सामान्य बालक है तो आपको ये विधि काम में लेनी चाहिए। ये बात कौन कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल कहता है। अब देखो दोस्तों, चौथा ऑप्शन है असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। दोस्तों, असामान्य जो व्यक्ति है यानी जो पागल व्यक्ति है, उन पर काम कहाँ होता है? उन पर दोस्तों काम होता है, एक शाखा होती है मनोविज्ञान की, एक शाखा है दोस्तों असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान में असामान्य व्यक्तियों पर काम होता है। जो हमारे पागल व्यक्ति है ना, पागल व्यक्तियों पर काम कहाँ होता है? पागल व्यक्तियों पर काम होता है। जो हमारा ये रिसर्च होता है वो कहाँ होता है दोस्तों? असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। कहाँ होता है? असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। असामान्य व्यक्तियों पर काम होता है दोस्तों, असामान्य मनोविज्ञान पर काम। दोस्तों, असामान्य जो व्यक्ति है यानी ये पागलों जैसी हरकत करते हैं, उन पर काम कहाँ होता है? उन पर काम होता है दोस्तों असामान्य मनोविज्ञान है। ये भी एक मनोविज्ञान की शाखा है दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों हमारी ये शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा होती है मनोविज्ञान की, उसी प्रकार दोस्तों हमारे एक मनोविज्ञान की एक शाखा होती है असामान्य मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत क्या होता है? असामान्य यानी जो पागल व्यक्ति है उन पर काम होता है, उन पर रिसर्च होता है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन में हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये काम दोस्तों हमारा असामान्य मनोविज्ञान में होता है, जो मनोविज्ञान की एक शाखा होती है। ठीक है दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है? शिक्षा पर काम होता है, उसी प्रकार दोस्तों असामान्य मनोविज्ञान में असामान्य जो लोग हैं उन पर काम होता है, जो पागल व्यक्ति है उन पर काम होता है, असामान्य मनोविज्ञान पर होता है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब देखो, शिक्षण अधिगम करवाते समय एक शिक्षक को ये ज्ञान होना चाहिए कि जो मेरा विद्यार्थी उसका आईक्यू लेवल कितना है। देखो, शिक्षार्थी को जानने में बिल्कुल सही है कि दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान है ना, शिक्षार्थी को जानने में हमारी सहायता बिल्कुल करती है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करती है? एक शिक्षार्थी को जानने में, एक विद्यार्थी को जानने में हमारी सहायता करती है। शिक्षक को स्वयं में जानने में हमारी सहायता करती है कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या खूबी है, मेरे अंदर क्या कमी है और मेरे व्यवहार को मुझे इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए। ये बात भी कौन कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक को बताता है।
और दोस्तों तीसरा ऑप्शन है ये प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक है। बिल्कुल दोस्तों, अगर जिस शिक्षक को अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वह अपने शिक्षण में दोस्तों एक सकारात्मक परिवर्तन कर सकता है। शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक है। दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों, सही है दोस्तों, ये बात गलत नहीं है। शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक होगी। अगर दोस्तों जी शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो अच्छे ढंग से दोस्तों क्या करेगा, शिक्षण बच्चों को करवा सकता है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारे चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा सही होगा, चौथा हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर जिस शिक्षक को अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो दोस्तों वो सही ढंग से क्या कर सकता है दोस्तों, टीचिंग करवा सकता है बच्चों को। क्या करवा सकता है वो, शिक्षण करवा। टीचिंग का मतलब क्या हो दोस्तों, बच्चों को क्या करवा सकता है दोस्तों, शिक्षण करवा सकता है सही ढंग से। नहीं, व्यावसायिक वृद्धि में मतलब दोस्तों वो एक अच्छे प्रकार से क्या कर सकता है दोस्तों, वो दोस्तों यहाँ अपनी वो टीचिंग करवा सकता है अपने। यानी एक शिक्षक का व्यवसाय क्या होता है, एक शिक्षक का व्यवसाय होता है तो टीचिंग करवाना, नहीं शिक्षण करवाना। शिक्षण में वो उस शिक्षण की क्या कर सकता है, अपने शिक्षण में क्या कर सकता है, सो वो ये वृद्धि कर सकता है। शिक्षण में क्या कर सकता है, सो वो अपने वृद्धि कर सकता है। यानी अपना जो एक शिक्षक का जो मेन व्यवसाय होता है वो दोस्तों क्या होता है, यानी टीचिंग करवाना होता है, यानी शिक्षण होता है, यानी शिक्षण करवाना होता है। तो दोस्तों में चार ऑप्शन से हो जाएंगे। पहला ऑप्शन से हो जाएगा, शिक्षार्थी को जानने में दोस्तों बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। यानी शिक्षार्थी को जानती है वो क्या है, वो मतलब किस प्रकार सीखता है या फिर कौन सी विधि से सीखता है, ये सब बातें में कौन बताता है, शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है। शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायता करती है शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों बिल्कुल करती है। एक शिक्षक क्या है, उसके अंदर मतलब क्या कमी है, उसके अंदर क्या खूबी है, इन सब बातों का ज्ञान एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन होने के बाद ही होता है। और दोस्तों ये बिल्कुल तीसरा ऑप्शन भी सही है दोस्तों, यानी ये क्या है तीसरा ऑप्शन, यानी ये प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक। यानी एक शिक्षक को अगर दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा ना तो वो अपने शिक्षण को यानी मतलब प्रभावी बना सकता है। बिल्कुल सही है। शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक है। व्यावसायिक वृद्धि से मतलब शिक्षक का जो मेन व्यवसाय क्या होता है दोस्तों, होता है शिक्षण करवाना होता है। दोस्तों चारों ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही हो जाएंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। अगले वाला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगले वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, चलते हैं आगे। निम्न में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है। ये विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। बिल्कुल करता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान ही कहता है हमें कि अगर कोई बालक ये है या इस प्रकार का बालक है तो इस बालक के लिए आप ये विधि काम में लो। अगर कोई बालक होशियार है तो उसके लिए आप ये विधि काम में लो। ये बात हमें कौन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान ही कहता है। यानी एक बालक का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो आपको ये काम करने होंगे अपने विद्यालय में। ये बात कौन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान ही कहता है। ये विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। जी बिल्कुल करता है दोस्तों। अगर दोस्तों जिस शिक्षक को अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वह अपने बालक को क्या कर सकता है, सर्वांगीण विकास कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है, ये शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर दोस्तों मान लो अगर किसी शिक्षक के पास दोस्तों अगर कोई समस्या आ गई, अगर वो शिक्षण करवा रहा है बच्चों को और उसके सामने कोई समस्या आ गई तो दोस्तों वो शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि आपको अगर आपके पास अगर ये समस्या आ गई है तो आप है ना इस विधि से इसका समाधान कर सकते हो। बिल्कुल ये बात कौन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। शिक्षा मनोविज्ञान कहेगा कि आपके पास अगर इस प्रकार की समस्या आ रही है तो आपको ये विधि काम में लेनी चाहिए, तब उसका समाधान हो सकता है। तो दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस शिक्षक को अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो दोस्तों वो अपने शिक्षण में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये क्या है, ये शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है। बिल्कुल नहीं करता दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है दोस्तों कि सभी व्यक्ति ना, सभी विद्यार्थी ना एक समान नहीं होते, उनमें क्या पाई जाती है, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ये बात कौन कहता है, सभी बालकों की बुद्धि एक समान नहीं होती, सभी बालकों में क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। यानी सभी बालकों की बुद्धि एक समान नहीं होती, सभी बालकों का IQ लेवल एक समान नहीं होता, सभी बालकों का विकास एक समान
नी होता है यानी सभी बालकों के अंतर्गत क्या पाई जाती है, व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, यानी कोई भी दो व्यक्ति दोस्तों एक समान नहीं हो सकते। ये बात कौन कहता है, मैं शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। ये चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। बिल्कुल दोस्तों, एक शिक्षक दोस्तों अगर जिस शिक्षक को अगर दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वो अपने स्वयं को समझ सकता है, मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या खूबी है, मेरे अंदर क्या कमी है। मैं अपने जो व्यवसाय होता है, एक शिक्षक का व्यवसाय क्या है दोस्तों, का व्यवसाय ये मतलब टीचिंग करवाना, तो वो उसमें दोस्तों क्या कर सकता है, मतलब खूब परिवर्तन कर सकता है अपने अपने जो टीचिंग है, अपना जो व्यवसाय उसमें क्या कर सकता है, एक सकारात्मक रूप से वो क्या कर सकता है दोस्तों, वो उसमें बदलाव कर सकता है। तो दोस्तों ठीक है, इसमें दोस्तों तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान तो बल्कि यह कहता है कि कोई भी दो बालक दोस्तों समान नहीं होते, सभी बालकों को अपन एक विधि से शिक्षा नहीं दे सकते दोस्तों, यानी अपना जो बालक है ना, सभी बालक एक समान नहीं होते, सभी बालकों का विकास एक समान नहीं होता, यानी कोई भी बालक इस संसार में, कोई भी दो बालक इस संसार में एक समान नहीं होते दोस्तों। तो दोस्तों इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें 1, 2 और 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल गलत है तीसरा ऑप्शन। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3 नंबर का आंसर हमारा राइट हो जाएगा। परंतु यह क्या दे रखा है, नज़रअंदाज शब्द दोस्तों नहीं। एक शिक्षक को ध्यान होना चाहिए कि मेरी क्लास में जो बालक बैठे हैं उनका सभी का बुद्धि स्तर एक समान नहीं है, वो अलग अलग विधि से सीखते हैं, उनकी सीखने की क्षमता एक समान नहीं होती। उन सभी बालकों की जो सीखने की जो वो मतलब वो ना मतलब उनकी गति है वो एक समान नहीं होती। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों अपन। अगले वाला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों हेतु शिक्षण मतलब ये क्या ये प्रभावशाली बन सकता है दोस्तों, वही पाठ बार बार दोहराया जाए। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल मना करता है कि अगर आप बालकों को क्या करवाते हो, ये रटंत प्रणाली अपनाते हो, तो इससे बालकों का मानसिक विकास क्या होता है, उनका मानसिक विकास स्थिर हो जाता है, मानसिक विकास का उनका विकास नहीं होता दोस्तों। यानी इस जो ये रटंत प्रणाली है ना, इसके खिलाफ क्या है दोस्तों, मनोविज्ञान सख्त मना करता है। शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है कि बच्चों को रटवाओ मत, आप बच्चों को बिल्कुल एक एक विषय वस्तु को मतलब ये करवाओ, उनको आप समझा कर पढ़ाओ दोस्तों। क्या करो, समझा कर पढ़वाओ दोस्तों उन्हें, मतलब आप उन्हें समझा कर पढ़ने दो या फिर उन्हें समझा कर पढ़ो, लेकिन उनसे क्या करो, उनसे रटवाओ मत दोस्तों। विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए। बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह कहता है कि बालक की मानसिक आयु यानी मानसिक बुद्धि यानी उसकी बुद्धि लब्धि के अनुसार उसे शिक्षण दिया जाए, यानी बालक की मानसिक आयु को ध्यान में रखकर बालक की जो बुद्धि है ना, यानी बालक को, यानी बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि आपको एक बालक को ध्यान में रखकर, एक बालक के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर फिर शिक्षण करवाना चाहिए दोस्तों। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, विद्यार्थियों के सामाजिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिए जाए दोस्तों। अब देखो दोस्तों, एक बालक के जो शिक्षक है ना, एक बालक की जो विकास है ना दोस्तों, उसमें उसके सामाजिक स्तर का खूब प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोस्तों सामाजिक स्तर का जो प्रभाव पड़ता है, परंतु दोस्तों मानसिक स्तर का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक स्तर से मानसिक स्तर का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अब दोस्तों मान लो अगर ये मेरे पास एक बालक है, क्या दोस्तों एक बालक है दोस्तों, मेरे पास ये एक बालक है। अब दोस्तों अगर एक बालक है तो दोस्तों मुझे इसके मानसिक स्तर का ध्यान होना चाहिए कि ये कितने साल का है और इसकी बुद्धि कितनी हो गई, तो दोस्तों फिर मुझे इसे क्या करना चाहिए, शिक्षण देना चाहिए। अब दोस्तों परंतु ये सामाजिक स्तर इसका क्या हो सकता है, यानी इसका परिवार अगर दोस्तों मान लो गरीब हो या उसका जो ये सामाजिक स्तर अगर ठीक नहीं है तो भी काम चल सकता है। परंतु दोस्तों अगर इस बालक के अंदर अगर ये बुद्धि नहीं है तो मैं उसे शिक्षण नहीं करवा सकता। अगर इसका ये सामाजिक पक्ष कमज़ोर है तो मैं इसे शिक्षण बिल्कुल दे सकता हूँ, उसे करवा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर इस बालक का ये मानसिक लेवल बिल्कुल ही कमज़ोर है तो मैं इसे शिक्षण दोस्तों नहीं करवा सकता। और दोस्तों अगर इसका ये सामाजिक पक्ष कमज़ोर है, सामाजिक स्तर उसकी जो कमज़ोर, इसके जो मतलब ये उसका जो परिवार है अगर वो कमज़ोर है तो भी मैं उसे शिक्षण करवा सकता हूँ दोस्तों। यानी वो अगर उसके गरीबी है या उसका जो ये अपने परिवार है उस परिवार का अगर सामाजिक स्तर ठीक नहीं है और उसमें बुद्धि है दोस्तों, वो होशियार है, तो मैं उसे शिक्षण करवा सकता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे वाला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों अपना।
पाठ को पढ़कर विद्यार्थी सीखे, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। परंतु दोस्तों इसमें हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ना, दूसरा ऑप्शन है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। यानी विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार ही शिक्षण करवाना चाहिए। यानी अपने बालकों के IQ को ध्यान में रख कर ही एक शिक्षक को क्या करवाना चाहिए, शिक्षण, बिल्कुल शिक्षण करवाना चाहिए। ये बात कौन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहता है दोस्तों, ठीक है। यानी उसके परिवार का इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर दोस्तों कोई बालक होशियार है और उसके जो परिवार है उसका, अगर उसका जो सामाजिक स्तर है अगर वो मतलब कमज़ोर है तो भी काम चल जाएगा दोस्तों। अगर उसमें बुद्धि नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी, और उसका सामाजिक स्तर ठीक है, तो उसको अपन शिक्षा नहीं दे सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, बिल्कुल है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञानी तो कहता है मैं कि एक 5 वर्ष का बालक है उसमें इन पक्षों का विकास हो जाता है। एक 7 वर्ष का बालक है तो उसे इस विधि से सिखाना चाहिए। एक 8 वर्ष का बालक है तो उसका मानसिक विकास कितना हो जाता है, उसका शारीरिक विकास कितना हो जाता है, उसका जो ये सामाजिक विकास वो कितना हो जाता है। इन सब बातों का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञानी से होता है। यानी विकासात्मक विशेषताओं को ये हमारी समझने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल करता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान तो कहता है कि एक जो बालक है उसकी पहली अवस्था होती है दोस्तों हमारी शैशवावस्था। उसका शैशवावस्था में उसमें जो हमारे ये कौन कौन से परिवर्तन होते हैं ये बात हमें कौन बताता है। और एक बालक की जो बाल्यावस्था है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं एक बालक के अंदर, ये बात हमें शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है। यानी अब देखो, सीखने की प्रकृति को समझने में बिल्कुल दोस्तों ये बात भी शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। यानी एक बालक, यानी दोस्तों यानी सीखना क्या होता है, एक बालक यानी मतलब वो किस प्रकार से सीखता है, एक बालक को मैं किस प्रकार से सिखा सकता हूँ, और जो सीखने की प्रक्रिया वो क्या होती है, एक बालक यानी मतलब जो हमारे बच्चे ना वो किस प्रकार सीखते हैं, ये बात भी हमें कौन बताता है, शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में हमारी सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह कहता है कि कोई भी दो बालक एक समान नहीं हो सकते। कोई भी जो हमारे दो बालक है वो एक गति से नहीं सीख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला वाला सवाल है हमारा, निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। अब देखो दोस्तों, शिक्षण विधियों के चयन में क्या काम आती है हमारी शिक्षा मनोविज्ञान, काम आती है छात्रों को मोटिवेट करने में, क्या मतलब क्या काम आती है शिक्षा मनोविज्ञान हमारे काम आती है। लेकिन दोस्तों पहला ऑप्शन देखो, बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में भी काम आती है कि एक बालक है तो उसके मतलब कौन कौन से वो मानसिक रोग हो सकते हैं जो उसकी शिक्षा में मतलब अपनी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल ये काम भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। लेकिन चौथा ऑप्शन देखो दोस्तों, ये किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि दोस्तों मतलब ये जानवरों पर प्रयोग करने में। दोस्तों जो जानवर है ना, जानवरों पर प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, जानवरों पर प्रयोग होना है तो इस पशु मनोविज्ञान दोस्तों हमारे एक शाखा होती है, मनोविज्ञान की एक शाखा होती है दोस्तों ये पशु मनोविज्ञान। तो दोस्तों हमारे जानवरों पर प्रयोग क्या होता है, हमारे जानवरों पर प्रयोग क्या होता है, जानवरों पर प्रयोग दोस्तों इससे ये पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, हमारे हमारे जानवरों पर प्रयोग होता है। तो दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा जो काम है ना वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है, अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करता है। एक शिक्षक को दोस्तों अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो अपनी क्लास में क्या कर सकता है, वो अपनी क्लास में दोस्तों एक डिसिप्लिन मतलब बनाए रख सकता है, बिल्कुल बनाए रखता है दोस्तों। कक्ष की समस्याओं का समाधान दोस्तों बिल्कुल कर सकता है एक शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि इसे क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है। आकलन व ये मूल्यांकन में सहयोग करता है, बिल्कुल दोस्तों। एक शिक्षक का है ना आकलन और ये मूल्यांकन करने में सहायता कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। एक शिक्षक को दोस्तों अगर इस शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वो अपने बच्चों का सही प्रकार से आकलन हो सकता है या कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें ना शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान का काम दोस्तों ये भी पहला काम भी है, दूसरा काम भी है, तीसरा काम भी है। यानी इसमें एक भी ऑप्शन गलत नहीं है दोस्तों, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें हमारा चौथा आंसर हो जाएगा, कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका मतलब है कि दोस्तों कोई भी विकल्प इसमें क्या नहीं है,
कोई भी विकल्प इसमें दोस्तों ये गलत नहीं है, यानी तीनों के तीनों विकल्प सही है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी तीनों की तीनों बात ऊपर वाली सही है और चौथा ऑप्शन गलत है। अब देखो दोस्तों, अपना क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ये वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। तो एक जो बालक है ना, उस बालक को जानने के लिए इसमें क्या किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये शिक्षक अधिगमकर्ता एवं शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों, एक बालक से जुड़ी, यानी एक जो बालक है ना उससे जुड़े, यानी शिक्षा से जुड़े हर पहलू पर इसमें काम होता है। ये भी सही है। ये विविध अधिगमकर्ताओं के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये शिक्षा मनोविज्ञान, हमारे ये शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता पर जोर देता है। कि दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में यह कहता है कि दोस्तों कोई भी दो बालक है ना वो एक समान नहीं है, एक समान गति से नहीं सीख सकते। ये बात कौन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, यहाँ देखो दोस्तों तीसरे ऑप्शन को देखो दोस्तों, अब एक बार क्या कह रहा है, ये तीसरे ऑप्शन में क्या कर रहा है, यह लिख रखा है नहीं। तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों हमारा। ये उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञानी तो कहता है कि आपको, अगर आपके बालक अगर छोटे 5 साल के बालक है तो आपको ये विधि काम में लेनी चाहिए। अगर आपके बालक 16 साल के हैं तो आपको ये विधि काम में लेनी चाहिए। जैसे मान लो अगर दोस्तों आपके बालक अगर शिशुअवस्था में, यानी आपके बालक अगर दोस्तों आपके पास 0 से लेकर 6 साल के बच्चे हैं तो दोस्तों आपको उनको खेल की विधि से सिखाना चाहिए। ये बात हमें कौन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञानी तो कहता है कि आपको खेल वाली विधि काम में लेनी चाहिए। अगर छोटे बालक है तो उन्हें खेल खेल के तरीके से सिखाना चाहिए। ये बात कौन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। तो दोस्तों इस प्रकार ना इसमें हमारा ये हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों हमारा इसमें ये हो जाएगा दोस्तों, अपने वाला ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन, यानी इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग अपन खूब करते हैं। एक जो बालक है ना उसको जानने के लिए दोस्तों अपन क्या करते हैं, इसके अंतर्गत अपने इन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है दोस्तों, व्यक्तिक भिन्नता की बात करता है। शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है कि कोई भी दो बालक एक समान नहीं हो सकते, एक समान गति से नहीं सीख सकते। लेकिन यह क्या कर रहा है, इस तीसरे ऑप्शन में देखो दोस्तों, तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, इसमें रहा है नहीं, यानी व्यक्तिक भिन्नता को, यानी कोई स्थान नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान में। शिक्षा मनोविज्ञान में दोस्तों जो हमारी ये व्यक्तिक भिन्नता होती है उसको दोस्तों खूब स्थान, यानी शिक्षा मनोविज्ञान यानी व्यक्तिक भिन्नता को स्वीकारता है। शिक्षा मनोविज्ञान ये मानता है कि कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते। ठीक है ना दोस्तों, चौथा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला वाला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से यानी समझना तथा उसके व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है एक शिक्षक का। दोस्तों अगर एक शिक्षक को दोस्तों मान लो एक बालक है, ये बालक है दोस्तों, अब एक शिक्षक को दोस्तों अगर इस बालक के सभी पक्षों का ज्ञान होगा, यानी इसके मानसिक विकास का ज्ञान होगा, इसके शारीरिक विकास का ज्ञान होगा, इसके सामाजिक विकास का ज्ञान होगा, तो दोस्तों एक शिक्षक इस बालक का क्या कर सकता है, सर्वांगीण विकास कर सकता है। क्योंकि उसे एक बालक के सभी पक्षों का ज्ञान है तो तभी तो उसके वो सभी पक्षों का विकास कर सकेगा। यानी एक बालक का सर्वांगीण विकास कब कर सकता है दोस्तों, यानी जब एक शिक्षक को उसके सभी पक्षों का ज्ञान हो। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, आज का अपना ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों।